देखो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ना ये चैप्टर बिल्कुल बेस है। अगर ये समझ आ गया तो आगे के चैप्टर्स एकदम मक्खन जैसे निकलेंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम हर एक कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप इतना क्लियर कर लेंगे कि एग्जाम हॉल में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आंसर्स लिख पाओगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के सारे नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलर फ्लो आखिर है क्या। फिर इनकम के 3 फेजेस समझेंगे। उसके बाद 2 सेक्टर मॉडल को डिकोड करेंगे। फिर स्टॉक ऑफ फ्लो का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसको हमेशा के लिए दूर करेंगे। लीकेजेस और इंजेक्शंस क्या होते हैं ये देखेंगे। और आखिर में बोर्ड एग्जाम के कुछ हॉट फेवरेट सवाल भी सॉल्व करेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सर्कुलर फ्लो का फंडा है क्या। तो देखो, बिल्कुल आसान भाषा में सर्कुलर फ्लो का मतलब है पैसे का चक्कर। ये एक ऐसी साइकिल है जो कभी रुकती नहीं है। इसका बस एक ही गोल्डन रूल है जो हमेशा याद रखना। एक आदमी का खर्चा हमेशा दूसरे आदमी की इनकम बनता है। बस यही एक आइडिया पूरी इकोनॉमी को गोल गोल घुमाता रहता है। अब इस गेम में ना 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है हाउस होल्ड्स यानी हम और आप, आम लोग, और दूसरी तरफ है फर्म्स यानी कंपनीज। हम लोग यानी हाउस होल्ड्स फर्म्स को काम करने के लिए ज़रूरी चीज़ें देते हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, जैसे अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत यानी लेबर, पैसा यानी कैपिटल और बिजनेस का आइडिया। बदले में फर्म्स हमें क्या देती हैं? वो देती हैं फैक्टर इनकम, यानी ज़मीन का रेंट, मेहनत की सैलरी, पैसे पर इंटरेस्ट और आइडिया पर प्रॉफिट। बस यही लेना देना पूरे फ्लो की फाउंडेशन है। ठीक है, अब जब हमें प्लेयर्स का पता चल गया तो चलो देखते हैं कि ये इनकम का फ्लो, ये गेम आखिर चलता कैसे। बेसिकली ये पूरी कहानी 3 स्टेप्स में होती है। देखो, स्टोरी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले फेज 1 यानी जनरेशन फेज। यहाँ पर फर्म्स गुड्स और सर्विसेज बनाती हैं यानी प्रोडक्शन करती हैं। फिर आता है फेज 2 यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उस प्रोडक्शन में जिन लोगों ने हेल्प की यानी हाउस होल्ड्स, फर्म्स उनको इनकम बांटती है, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में। और फिर आता है फेज 3 डिस्पोजिशन फेज। हाउस होल्ड्स को जो इनकम मिली वो वही पैसा फर्म्स के बनाए हुए गुड्स और सर्विसेज पर खर्च कर देते हैं, और बस साइकिल कंप्लीट होके वापस शुरू हो जाती है। तो इसका गोल्डन रूल क्या हुआ? हमेशा याद रखो, प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है और उसी इनकम से एक्सपेंडिचर होता है। ये तीनों हमेशा बराबर होते हैं और एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इतना सिंपल है। चलो, अब इस पूरे फ्लो को आसानी से विजुअलाइज करने के लिए हम एक सिंपल सा मॉडल समझेंगे। इसे कहते हैं द 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल को समझने के लिए हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। पहला, इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। दूसरा, कोई गवर्नमेंट नहीं है तो कोई टैक्स नहीं। तीसरा, कोई विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड नहीं है। और चौथा, सबसे ज़रूरी, लोग कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं सब का सब खर्च कर रहे हैं। याद रखो, एग्जाम में ये अजम्पशंस लिखना कंपलसरी है। अब इस मॉडल में आपको 2 लूप्स दिख रहे होंगे। जो बाहर वाला लूप है ना, उसे कहते हैं रियल फ्लो। इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। यहाँ पैसे की कोई बात नहीं होती। ये एक बार्टर सिस्टम जैसा है। हाउसहोल्ड्स ने फर्म्स को अपनी सर्विसेज दी और बदले में फर्म्स ने उन्हें गुड्स दे दिए। सिंपल, सर्विसेज के बदले गुड्स। और जो अंदर वाला लूप है वो है मनी फ्लो। इसको हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। यहाँ पर असली हीरो है पैसा। फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को उनकी सर्विसेज के लिए इनकम दी और हाउस होल्ड्स ने उसी पैसे को यूज करके फर्म्स से सामान खरीदा। तो इनकम के बदले खर्चा। चलो, अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, जो बोर्ड एग्जाम्स का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस। स्टूडेंट्स इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट मी, आज के बाद आप नहीं होगे। तो सबसे पहले, स्टॉक क्या है? देखो, स्टॉक का मतलब है एक फोटो या स्नैपशॉट, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं, आज शाम 5 बजे आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? वो जो एग्जैक्ट अमाउंट है ना, वो एक स्टॉक है। और दूसरी तरफ है फ्लो। फ्लो का मतलब है एक वीडियो या एक कहानी, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम एक पूरे टाइम पीरियड में नापते हैं। जैसे कि आपको पिछले महीने कितनी पॉकेट मनी मिली, या इंडिया की इस साल की नेशनल इनकम कितनी है। यहाँ एक पूरा टाइम पीरियड आ गया, तो ये एक फ्लो है।
आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये कंपैरिजन 3 मार्क्स का जरूर आता है। स्टॉक है पॉइंट इन टाइम यानी एक फोटो, फ्लो है पीरियड ऑफ टाइम यानी एक वीडियो। स्टॉक एक स्टैटिक यानी रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, जबकि फ्लो एक डायनामिक यानी चलता हुआ कॉन्सेप्ट है। स्टॉक का कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, पर फ्लो का होता है, जैसे पर आवर, पर मंथ या पर ईयर। और अगर सब कुछ भूल जाओ तो बस ये एक एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। एक पानी की टैंकी में जो पानी अभी भरा हुआ है वो है स्टॉक, और उस टैंकी के टैप से यानी नल से जो पानी लगातार बह रहा है वो है फ्लो। इससे सिंपल एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। ओके, अभी तक जो हमने मॉडल देखा वो एक परफेक्ट सिंपल इकोनॉमी थी, लेकिन असली दुनिया में इस सिंपल फ्लो से पैसा या तो बाहर निकल जाता है या बाहर से अंदर आ जाता है। इन्हें ही हम कहते हैं लीकेजेस और इंजेक्शंस। सो द आइडिया इज रियली सिंपल। लीकेजेस वो पैसा है जो सर्कुलर फ्लो से लीक होकर बाहर निकल जाता है। जैसे जब हम पैसा सेव करते हैं या टैक्स देते हैं तो वो पैसा खर्च नहीं होता, मतलब फ्लो से आउट। और इंजेक्शंस वो पैसा है जो फ्लो में बाहर से इंजेक्ट किया जाता है। जैसे कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है या गवर्नमेंट सड़क बनवाने पर खर्चा करती है, उससे मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। तो एक इकोनॉमी स्टेबल या इक्विलिब्रियम में कब रहती है? इसका सिंपल सा रूल है, जब जितना पैसा फ्लो में डाला जा रहा है यानी इंजेक्शंस, उतना ही पैसा फ्लो से निकाला जा रहा हो यानी लीकेजेस। जब इंजेक्शंस लीकेजेस के बराबर होते हैं तब इकोनॉमी बैलेंस में रहती है। चलिए अब आते हैं हमारे फाइनल रैपिड फायर राउंड पर। यहाँ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। लेट्स सी आपको कितना समझ आया। ओके, पहला सवाल, रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल। रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज का एक्चुअल एक्सचेंज होता है बिना पैसे के, इसे फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। जबकि मनी फ्लो में सिर्फ और सिर्फ पैसे का एक्सचेंज होता है, इसे नॉमिनल फ्लो कहते हैं। दैट्स इट। हेल्थ पैक है, आप किसको दीजिएगा? हम तो अपने ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है। नेशनल इनकम एक फ्लो कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मापी जाती है, जो कि आमतौर पर 1 साल होता है। हम कभी ये नहीं कहते कि आज 10 बजे इंडिया की नेशनल इनकम इतनी है। नो, हम कहते हैं इंडिया की नेशनल इनकम फॉर द ईयर 2023-24 इतनी है। ये जो फॉर द ईयर है ना, यही कीवर्ड है जो इसे एक फ्लो बनाता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉडी साइड। चलो, आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में समझेंगे। देखो, ये सेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। अच्छा, सच बताना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है ना कि फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। अगर आप भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज्ड रहते हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो। आज का ये लेक्चर आपके सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगा, ये मेरी गारंटी है। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करना एक बड़ी बिल्डिंग बनाने जैसा है, और बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव यानी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। ये वो टर्म्स हैं जिनके बिना आगे के सारे फॉर्मूलाज अधूरे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सब को क्लियर करते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। आसान भाषा में ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी है। अब यहाँ एक कैच है, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ इंडिया का पॉलिटिकल मैप नहीं है जैसा हम देखते हैं। इसमें इंडिया की एम्बेसीज जो दूसरी कंट्रीज में हैं, हमारे मिलिट्री बेसिस जो अब्रॉड हैं, और हमारे शिप्स और एयरक्राफ्ट जो दूसरी कंट्रीज के बीच चलते हैं, वो सब भी इंक्लूड होता है। तो आसान शब्दों में, जहाँ हमारे लोग, सामान और पैसा आज़ादी से घूम सके, वो सब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट पर। सवाल है, कौन है एक नॉर्मल रेसिडेंट? इसके लिए ना 2 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, वो इंसान या कोई कंपनी उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रहा हो, सिंपल। और दूसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल, इसका मतलब है कि वो पर्सन उसी कंट्री में कमाता हो, वहीं खर्च करता हो और वहीं पैसा सेव करता हो। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तभी वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पर,
फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हर साल आते ही आते हैं। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो समझो नेशनल इनकम का आधा काम तो यहीं हो गया। तो फाइनल गुड्स क्या हैं? ये वो गुड्स हैं जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। मतलब अब उन पर कोई और वैल्यू ऐड नहीं होगी। सोच लो, ये एक रेस की फिनिश लाइन है। जब प्रोडक्ट ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली तो वो फाइनल हो गया। अब वो अपने फाइनल यूजर के पास इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। जैसे आपने एक कार खरीदी अपने पर्सनल यूज के लिए, वो एक फाइनल गुड है, क्योंकि अब आप उसमें कुछ बदल कर आगे बेचने नहीं वाले। और इंटरमीडिएट गुड्स? बिल्कुल इसका उल्टा। ये वो गुड्स हैं जो अभी भी प्रोडक्शन की रेस में हैं, उन्होंने फिनिश लाइन क्रॉस नहीं की है। ये या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं या फिर उन्हें उसी साल में आगे बेचने के लिए खरीदा जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल, एक बेकर ने आटा यानी फ्लोर खरीदा ब्रेड बनाने के लिए, तो यहाँ आटा एक इंटरमीडिएट गुड है। और हाँ, एक चीज याद रखना, इन द सेम ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड तो आपके लिए गोल्ड माइन है, खासकर डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले क्वेश्चन के लिए। देखो कितना सिंपल है। फाइनल गुड्स फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल या आगे प्रोडक्शन के लिए। और सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में गिनते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स को बिल्कुल नहीं गिनते। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई, हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में क्यों नहीं गिनते? इसका कारण है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं डबल काउंटिंग। सोच के देखो, अगर हम बेकर के यूज किए हुए आटे की वैल्यू भी गिने और फिर उससे बनी हुई ब्रेड की वैल्यू भी गिने, तो आटे की वैल्यू तो 2 बार काउंट हो गई ना, एक बार आटे की तरह और दूसरी बार ब्रेड के अंदर। इससे हमारी नेशनल इनकम गलत दिखेगी, बहुत ज्यादा बड़ी हुई लगेगी। चलो इस प्रोडक्शन बाउंड्री के कंसेप्ट को एक स्टोरी से समझते हैं। एक कॉटन की कहानी। देखो, जब तक कॉटन किसान से स्पिनिंग मिल गया, मिल से उसने धागा बनाया, धागे से टेक्सटाइल फर्म ने कपड़ा बनाया, तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था। हर स्टेज पर उसमें वैल्यू ऐड हो रही है और वो एक इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जैसे ही टेक्सटाइल फर्म ने वो कपड़ा एक फाइनल कस्टमर को बेच दिया, बस उसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली और वो एक फाइनल गुड बन गया। फाइनल और इंटरमीडिएट के अलावा गुड्स को हम कुछ और तरीकों से भी क्लासिफाई करते हैं। चलिए उन पर भी एक झलक डालते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सॉलिड हो जाए। तो 2 और टाइप्स हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। बहुत आसान है। कंजम्पशन गुड्स वो हैं जो हमारी ज़रूरतों को डायरेक्टली पूरा करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, टीवी, फ़ोन। कैपिटल गुड्स वो हैं जो दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स या फैक्ट्री के इक्विपमेंट। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, सभी कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स ही होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि ये प्रोड्यूसर्स के फाइनल गुड्स होते हैं, हम कंज्यूमर्स के नहीं। चलिए, अब तक हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हम उन टूल्स या औजारों को सीखेंगे जिनकी मदद से हम अलग अलग इकोनॉमिक टर्म्स जैसे जीडीपी, जीएनपी, इनके बीच में जंप कर पाएंगे। ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सब हाँ पापा। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, पढ़ रहा था। और बेटा 12th के बाद एडमिशन का कुछ सोचा है? कहाँ पढ़ना है? पापा समझ ही नहीं आ रहा अब तो। सबसे पहले ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में फ़र्क समझते हैं। देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक यानी मशीन्स, इक्विपमेंट में टोटल कितना एडिशन हुआ। लेकिन साल भर में कुछ मशीन्स पुरानी भी तो होती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, घिसावट होती है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। जब हम इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट, जो कि कैपिटल स्टॉक में एक्चुअल रियल एडिशन है। तो डेप्रिसिएशन आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में, टाइम के साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि मशीन्स की वैल्यू में कमी आना। सोचो आपने नया फोन लिया, 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, बस वही है डेप्रिसिएशन। ये कमी नॉर्मल यूज यानी वेयर एंड टेयर से हो सकती है या फिर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने से भी हो सकती है। और हाँ, इसका एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये नाम भी याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए यूज हो सकता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी NIT। देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST चीज़ों का मार्केट प्राइस बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट कुछ ज़रूरी चीज़ों पर सब्सिडीज देती है यानी छूट, जिससे उनका प्राइस कम हो जाता है। तो जब हम टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेस में से टोटल सब्सिडीज को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई। ये वो इनकम है जो आप कुछ काम करके या सर्विसेज देकर कमाते हो, जैसे लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले सैलरी।
ये अर्नड इनकम है। ट्रांसफर इनकम मतलब बिना मेहनत के मिले पैसे। ये आपको बिना कोई सर्विस दिए मिलती है, जैसे स्कॉलरशिप या ओल्ड एज पेंशन। और सबसे क्रूशियल पॉइंट, नेशनल इनकम में हमेशा सिर्फ अर्नड यानी फैक्टर इनकम ही गिनते हैं, ट्रांसफर इनकम नहीं। NFIA इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आसान शब्दों में इसका मतलब है इंडिया के लोगों ने बाहर से कितना कमाया माइनस बाहर के लोगों ने इंडिया से कितना कमाया। जो डिफरेंस बचा वही NFIA है। इसके ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, इन पर बस एक नज़र डाल लीजिए। तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, सारे टूल्स, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। अब आएगा आहा मोमेंट। अब हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ेंगे और देखेंगे कि नेशनल इनकम के अलग-अलग मेजर्स जैसे GDP, NDP, GNP आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। रेडी? ओके, कन्वर्जन का रूल नंबर 1 बहुत सिंपल है। जब भी आपको किसी भी ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना है तो आपको बस डिप्रीसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल। ग्रोस हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, उसमें से साल भर की घिसावट निकाल दो तो आपको नेट मिल जाता है। जैसे GDP माइनस डिप्रीसिएशन इज इक्वल टू NDP। रूल नंबर 2, मार्केट प्राइस MP मतलब दुकान वाला प्राइस जिसमें टैक्स पहले से जुड़ा होता है। फैक्टर कॉस्ट FC मतलब फैक्ट्री वाला प्राइस यानी उसकी असली लागत। तो अगर आपको दुकान वाले प्राइस से फैक्ट्री वाले प्राइस पर जाना है तो आप उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NITs को हटा देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये है हमारा फाइनल की कन्वर्जन। रूल नंबर 3। देखो, डोमेस्टिक इनकम वो है जो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर बनी। नेशनल इनकम वो है जो हमारे देश के लोगों ने कमाई, चाहे इंडिया में या बाहर। तो इस डोमेस्टिक बाउंड्री से नेशनल लोगों तक जाने के लिए जो ब्रिज है वो है NFIA। सो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम NFIA को ऐड करते हैं। इस स्लाइड का तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या दिमाग में छाप लो। ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए चीट शीट है, एक रामबाण इलाज। इन 3 रूल्स को बस फिट कर लो। ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT और डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। बस इन 3 रूल्स से आप कोई भी कन्वर्जन आराम से बिना गलती के कर सकते हो। तो अब जब आप सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ गए हो, एक बार सोचना, जब आप अगली बार किसी दुकान से एक छोटा सा पैकेट भी खरीदोगे तो क्या आप इमेजिन कर पाओगे कि आपका वो छोटा सा ट्रांजैक्शन पूरे देश की इनकम से कैसे जुड़ता है? सोचिएगा ज़रूर। डिटेल्ड नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक पिन कमेंट में है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स के और चैप्टर्स का ऐसा ही एकदम क्लियर रिवीजन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बट डोंट वरी, आज इसको बिल्कुल मक्खन जैसा क्लियर कर देंगे, प्रॉमिस। Yeah, I know. GDP at MP, NNP at FC, NDP at MP, इतने सारे टर्म्स हैं कि स्टूडेंट्स ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ट्रस्ट मी, आज के इस लेक्चर के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे और बोर्ड एग्जाम्स में आप कॉन्फिडेंटली आंसर्स लिख पाओगे। दैट्स अ प्रॉमिस। ओके, सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। देखो, टोटल ना 8 मेन एग्रीगेट्स होते हैं। अब 8 सुनकर घबराना नहीं है, इन्हें रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बस कुछ सिंपल रूल सीखेंगे जिससे आप किसी भी एक एग्रीगेट को दूसरे में चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये रहे हमारे मास्टर कीज। इनको मैं कहता हूँ 3 गोल्डन रूल्स। सीरियसली, ये 3 रूल्स इस पूरे चैप्टर की जान हैं। अगर आपने ये 3 रूल्स समझ लिए ना तो नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आपके लिए बिल्कुल केक वॉक बन जाएंगे। चलो देखते हैं व्हाट दे आर। देखो बच्चों, पूरा खेल बस इन 3 एडजस्टमेंट्स का है। दैट्स इट। या तो आपको ग्रोस से नेट जाना है, या डोमेस्टिक से नेशनल, या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। बस इन 3 कन्वर्जन्स को मास्टर कर लो और चैप्टर आपकी मुट्ठी में। चलो एक एक करके इन तीनों को आराम से समझते हैं।